मित्रों नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अजय SDSST पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम लोग तैयारी कर रहे हैं TGT PGT और TGT PGT में जो भी विद्यार्थी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और उस टॉपिक को आज हम सब लोग जानेंगे, देखेंगे कि कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोगों ने नाम सुना होगा जयशंकर प्रसाद जी का। किसका नाम? जयशंकर प्रसाद जी का, जो बहुत ही मशहूर, बहुत ही प्रसिद्ध और छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे जयशंकर प्रसाद जी के विषय में। परीक्षा में अक्सर कोई न कोई प्रश्न प्रसाद जी से जरूर बन जाता है, तो हम इनका पूरा जीवन परिचय संक्षेप में देखेंगे और इनकी रचनाओं को भी विधिवत सन सहित पढ़ेंगे। देखिए, बात आती है जयशंकर प्रसाद की, तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। सब लोगों को पता है कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में काशी में सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? काशी में, और सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। इसके बाद देखते हैं कि इनकी मृत्यु कब हुई। इनकी मृत्यु हुई है 1937 में। जन्म कब हुआ है? 1889 में, और इनकी मृत्यु कब हुई है? 1937 में। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद। पिताजी का क्या नाम था? देवी प्रसाद नाम था। और बचपन का जो इनका नाम था, बचपन में बहुत से लोगों के नाम होते हैं ना, किसी का ललुआ, किसी का मुनुआ, तो उसी प्रकार से जो इनके बचपन का नाम था, लोग इनको कहते थे झारखंडी। क्या कहते थे? झारखंडी। अब अगर ये प्रश्न आ जाए कि झारखंडी किस लेखक के बचपन का नाम है, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं, जयशंकर प्रसाद। तो इनके बचपन का नाम क्या था? झारखंडी नाम था। और जब ये कविता करते थे, और कविता किस भाषा में करते थे? ब्रज भाषा में। तो ब्रज भाषा में जब ये कविता करते थे तो वहां पर ये अपना जो उपनाम लिखते थे, उपनाम लिखते थे कलाधर। कौन सा नाम लिखते थे? कलाधर। यानी कलाधर के नाम से यह ब्रज भाषा में कविता करते थे। इनके जो बड़े भाई थे, बड़े भाई का नाम था शंभुनाथ। बड़े भाई का क्या नाम था? शंभुनाथ। देखिए, जो पारिवारिक स्थिति थी वो ज्यादा अच्छी नहीं थी। इनके माता और पिता का देहांत हो गया, इनके भाई का भी देहांत हो गया, और इनकी जितनी भी जिम्मेदारियां थी वो प्रसाद जी के ऊपर अचानक आ गई। प्रसाद जी के ऊपर अचानक सभी जिम्मेदारियों के आ जाने के कारण प्रसाद जी क्षय रोग के शिकार हो गए, और इनका जो स्वास्थ्य था वो ठीक नहीं रहा। धीरे धीरे करके ये क्षय रोग के शिकार होते गए, पीड़ित होते गए, और इनकी मृत्यु 1937 में हो गई। इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें, और अगर इनके हम जीवन से संबंधित कुछ और तथ्य जानना चाहते हैं, जैसे इनका विवाह 2 बार हुआ। इनका विवाह 2 बार हुआ, और इनकी कहीं कहीं पर तो लिखा मिलता है कि इनका विवाह 3 बार हुआ, और तीनों पत्नियों की असामयिक मृत्यु हो गई। इस प्रकार से जो पारिवारिक स्थिति थी, जो पारिवारिक संकट था, वो बहुत गहरा था, और इन सभी सदमों को ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, और अंततोगत्वा क्षय रोग के शिकार हो गए, और इनकी भी मृत्यु अल्पायु में ही हो गई। तो साथियों, इनकी रचनाओं के विषय में हम बात करते हैं। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनको हम देख लेते हैं, जैसे कानन कुसुम। इनकी महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? कानन कुसुम। अब कानन कुसुम रचना जो है, यह कब लिखी गई? प्रसाद जी ने इस कानन कुसुम रचना को कब लिखा? देखिए, कानन कुसुम रचना जो है, इसको लिखा है 1913 ईस्वी में। कब लिखा है? 1913 ईस्वी में। और इसी रचना को प्रसाद जी का खड़ी बोली का जो काव्य संग्रह है, वो कानन कुसुम को ही माना जाता है। खड़ी बोली का जो काव्य संग्रह है वो किसको माना जाता है? कानन कुसुम को माना जाता है। साथियों, निश्चित रूप से यदि आप हमारे साथ थोड़ी देर जुड़े रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से, इस क्लास से बहुत कुछ हासिल करेंगे,
जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेहद उपयोगी होगा। तो अभी हम बात करते थे कानन कुसुम की। कानन कुसुम की जो रचना हुई है, कानन कुसुम कब लिखा गया है, तो यह लिखा गया है 1913 ईस्वी में। कब लिखा गया है? 1913 ईस्वी में। आगे देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर लिखा है प्रेम पथिक। कौन सी रचना है? अगली जो इनकी रचना है, अगली रचना है प्रेम पथिक। और जो प्रेम पथिक रचना है, इसकी रचना भी प्रसाद जी ने 1913 में की है। कब की है? 1913 में। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। जिन रचनाओं को हमने लिख रखा है, जो आप लोग देख रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो प्रेम पथिक रचना जो है यह 1913 में लिखी है। देखिए प्रेम पथिक रचना के विषय में अगर हम जाने तो प्रसाद जी ने इस रचना को पहले किस भाषा में लिखा था? पहले लिखा था ब्रज भाषा में, और बाद में इसको फिर खड़ी बोली में परिवर्तित कर दिया। बाद में किस बोली में परिवर्तित कर दिया? किस भाषा में? तो खड़ी बोली में परिवर्तित कर दिया। देखिए छायावादी कवियों में प्रसाद जी महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले हैं। जिस प्रकार से कोई मकान तैयार करने के लिए उसके 4 खंभे चाहिए, उसी प्रकार से छायावाद युग जब तैयार हुआ, छायावाद युग जब आया, तो उसमें से एक स्तंभ के रूप में प्रसाद जी थे। बाकी 3 लोग सब लोग जानते हैं, प्रसाद, पंत निराला और महादेवी वर्मा। तो ये 4 जो हैं, 4 लेखक ये छायावाद के आधार स्तंभ हैं, और उन्हीं में से हम लोग देख रहे हैं प्रसाद जी के विषय में। तो आगे देखते हैं, प्रसाद जी की जो अगली रचना है वो है करुणालय। कौन सी रचना है? करुणालय। करुणालय की रचना कब हुई है? 1913 ईस्वी में हुई है। करुणालय की रचना कब हुई है? 1913 ईस्वी में हुई है। फिर है महाराजा का महत्व। ये रचना महाराजा का महत्व। महाराजा का महत्व जो रचना है ये कब लिखी गई है? ये लिखी गई है 1914। कब लिखी गई है? 1914 में लिखी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं झरना। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है झरना। और झरना की रचना कब हुई है? झरना की रचना हुई है, झरना को लिखा है प्रसाद जी ने 1918 में। कब लिखा है? 1918 में लिखा है। और जो झरना रचना है, झरना काव्य संग्रह है, इसको छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह कहा जाता है। इसको छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह कहा जाता है। ठीक है, और इसी झरना को प्रयोगशाला भी कहा जाता है। छायावाद की जो प्रयोगशाला है, किसको कहा जाता है? इसी झरना को कहा जाता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं अगली रचनाओं के साथ में। आंसू। प्रसाद की जो अगली रचना है आंसू। आंसू की रचना कब हुई है? 1925 ईस्वी में। आंसू कब लिखी गई है? 1925 ईस्वी में लिखी गई है। फिर देखते हैं लहर। लहर कब लिखी गई है? 1933 ईस्वी में। लहर कब लिखी गई है? 1933 ईस्वी में। और कामायनी की रचना कब हुई है? कामायनी की रचना हुई है 1935 ईस्वी में। कामायनी को प्रसाद जी की अंतिम रचना कहा जाता है। ठीक है, कामायनी को प्रसाद जी की अंतिम रचना कहा जाता है। अब जब बात आई है कामायनी की, तो हम कामायनी के विषय में अगर देखें तो कामायनी एक बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है। छायावादी युग का एक बहुत बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है। और इस कामायनी से अक्सर हमारी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में अक्सर कुछ न कुछ पूछ लिया जाता है। तो जो कामायनी है, अब हम कामायनी की चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण महाकाव्य है और छायावादी युग का महाकाव्य है, और यह प्रसाद की अंतिम कृति है। ठीक है, तो कामायनी में कितने सर्ग हैं? कामायनी में कितने सर्ग हैं? कामायनी में सर्ग हैं 15। कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। ठीक है, तो कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। और उन 15 सर्गों के नाम देख लेते हैं, क्योंकि अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि इसका चौथा सर्ग का नाम बताइए, तीसरे सर्ग का नाम बताइए। तो इन सभी सर्गों को हम क्रम वाइज देख लेते हैं। इसका जो पहला सर्ग है वो कौन सा है? चिंता। कामायनी के पहले सर्ग का नाम क्या है? चिंता। दूसरे सर्ग का नाम है श्रद्धा।
दूसरे सर्ग का नाम है आशा, तीसरे को हम कहते हैं श्रद्धा, और चौथा सर्ग जो है वो है काम, पांचवा है वासना, छठा है लज्जा, सातवां है कर्म, आठवां है ईर्ष्या, नौवां है ईड़ा, दसवां है स्वप्न, 11वां है संघर्ष, 12वां है निर्वेद, 13वां है दर्शन, 14वां है रहस्य, और 15वां कौन सा है? आनंद। 15वां सर्ग कौन सा है? आनंद। ठीक है, तो इस प्रकार से सब लोगों ने देखा कि कामायनी महाकाव्य के जो 15 सर्ग हैं उन सभी 15 सर्गों को हमने आप लोगों के सामने रख दिया। तो मुझे उम्मीद है कि इतना आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम फिर देखते हैं। देखिए, जो कामायनी महाकाव्य है, इस कामायनी महाकाव्य में 3 पात्र हैं। कितने पात्र हैं? 3 पात्र हैं, और उन तीनों पात्रों की अगर हम बात करें तो 3 पात्र हैं मन, श्रद्धा, ईड़ा। कौन कौन से पात्र हैं? मन, श्रद्धा, ईड़ा। अब देखिए, परीक्षा में क्या पूछा जाता है कि मन किसके प्रतीक हैं? क्या पूछा जाता है? मन किसके प्रतीक हैं? तो मन है मन के प्रतीक। मन को किसका प्रतीक माना गया है? मन का प्रतीक माना गया है। ठीक है, मन को मन का प्रतीक माना गया है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें श्रद्धा की, तो श्रद्धा को किसका प्रतीक माना गया है? हृदय का प्रतीक माना गया है। श्रद्धा को किसका प्रतीक माना गया है? हृदय का प्रतीक माना गया है। और इसी प्रकार से जो अगला पात्र है वो है ईड़ा। कौन सा है? ईड़ा। तो ईड़ा को किसका प्रतीक माना गया है? ईड़ा को माना गया है बुद्धि का प्रतीक। ठीक है, और जो ब्रज भाषा में कविताएं करते थे, जो जयशंकर प्रसाद जी ब्रज भाषा में जो कविताएं करते थे, तो इनकी सभी कविताएं जो हैं वो चित्रधार, इनकी एक रचना है चित्रधार। चित्रधार, तो चित्रधार रचना में ब्रज भाषा की सभी कविताएं संग्रहित की गई हैं, सभी कविताएं संकलित की गई हैं। तो साथियों, ये था प्रसाद जी से संबंधित महत्वपूर्ण परिचय, उनकी रचनाओं का परिचय। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो इसे अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसमें आपका कुछ भी खर्च लगने वाला नहीं है। ओके साथियों, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।